हेलो माय डियर क्लाइड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रैप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग ठीक हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन आप जबरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे हैं। आइए आज हम बात करेंगे उस स्टेटमेंट को लेकर के जो अभी रिसेंटली हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया। और ये स्टेटमेंट जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल ही में आए उस रूलिंग को लेकर के था, उस जजमेंट को लेकर के था जो गवर्नर के लिए दिया था। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के बारे में, क्योंकि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, एम के स्टालिन की जो सरकार है, उनके द्वारा 10 बिल को क्या किया गया था, पास किया गया था और उसे गवर्नर की रजामंदी के लिए, उसके अप्रूवल के लिए आर एन रवि जो कि एट प्रेजेंट तमिलनाडु के गवर्नर हैं उनके पास में पहुंचाया गया था। लेकिन काफी लंबी अवधि से यह अप्रूवल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ये रूलिंग को दिया और उसमें एक्सप्लेन किया गया गवर्नर की पावर को जो आर्टिकल 200 में दी गई है और आर्टिकल 201 को भी इसके साथ में डिफाइन किया गया। और यह बात गवर्नर से लेकर के प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि भाई गवर्नर यदि किसी बिल को रिजर्व करता है प्रेसिडेंट की रजामंदी के लिए, तो प्रेसिडेंट को भी इसके अंदर 3 महीने के अंदर अपना एसेंट देना होगा। मतलब यहां पे बात सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो ये कहता है कि भाई प्रेसिडेंट को भी इसमें ज्यादा इस बिल को रोकने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पे वो सारी चीजों को डिफाइन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब यहां पे जब ये रूलिंग आती है तो उसको लेकर के फिर इस पे वाद विवाद इस तरीके से बढ़ जाता है कि एक समिट में पहुंचे हुए थे हमारे देश के प्राइम वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, और ये कहते हैं कि भाई जो जजेस हु विल एक्ट एज दी सुपर पार्लियामेंट, और जिस तरीके से अभी एक्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट, वो कहीं ना कहीं सुपर पार्लियामेंट कह करके इसे क्रिटिसाइज किया गया। और साथ में कहीं ना कहीं आर्टिकल 142 जो कि स्पेशल पावर एक्ट के अंदर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट इस स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके अंडर द आर्टिकल 142 किसी भी लंबे अवधि से पड़े हुए केसेस पर क्या दे सकता है, अपना फाइनल वर्डिक्ट दे सकता है। और इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट कई बार कर चुका है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के। इसी तरीके का एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो तमिलनाडु स्टेट का भी निकल करके आता है, क्योंकि एम के स्टालिन जो कि एट प्रेजेंट वर्तमान में तमिलनाडु स्टेट के क्या हैं, सीएम हैं, तो इनकी सरकार के द्वारा असेंबली में ऐसे कुछ बिल पास किए गए थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें काफी लंबे समय से इसमें पेंडिंग बनी हुई थी। तो ये कुछ चीजें कह करके वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूटिव पावर की तरफ अपने पैर जो है वो पैसार रहा है, फैला रहा है। और ये कहा गया, मतलब एक तरीके से यदि मैं आपको सीधे शब्दों में बोलूं, ना ज्यादा घुमा फिरा करके यदि मैं बात ना करूं, तो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई जो जुडिशरी सिस्टम है उसको अपनी हद में रहने की जरूरत है, वो एग्जीक्यूटिव पावर में ज्यादा इंटरफेयर ना करे, है ना। मतलब सबको अपनी अपनी लिमिट में रह करके काम करना चाहिए, क्योंकि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है ना। आपने केशवानंदा भारती केस 1973 पढ़ा होगा, जहां पे इस तरीके के बात को लेकर के यहां पे चर्चा की जाती है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बहुत जरूरी है और इनको आपस में क्या बनाना चाहिए, आपस में सामंजस्य बनाने की जरूरत है, आपस में कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, और कोई भी एक दूसरे के मामले में इंटरवेन नहीं करेगा। तो आपने 3 तरीके की पावर देखी होंगी। एक जुडिशरी पावर की यदि मैं बात करूं तो पावर टू मेक द जजमेंट्स ऑन लॉ, यदि जुडिशरी सिस्टम के अंदर हैं, उसके जुरिस्डिक्शन पावर के अंदर हैं, तो यहां पे नियम कानून किसके अंडर में आएंगे, तो जुडिशरी सिस्टम के अंदर आएंगे। लेकिन जब बात लेजिस्लेटिव लॉज की होगी, विधायी ताकत की होगी, कानून की बात होगी, तो वो सारे लॉज जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं,
क्योंकि पार्लियामेंट को भारत की डेमोक्रेसी का टेंपल कहा जाता है और सारे विधायी कानून, सारे लेजिस्लेटिव लॉज, यदि यूनियन की बात होगी तो पार्लियामेंट में, और यदि स्टेट की बात होगी तो लेजिस्लेटिव सिस्टम के अंदर, असेंबली के अंदर पास होंगे। वहीं पे जब बात एग्जीक्यूटिव की होगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है जिसे आप कानून के तहत एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी लॉ के अंदर, तो उसकी पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर बन जाती है। और भारत में एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है, और यदि स्टेट की बात करें तो वो गवर्नर होता है। तो हमें इस सिस्टम को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और कोई भी एक दूसरे के मामले में क्या ना करें, इंटरवेन ना करें। इसी मामले को लेकर के यहां पे जगदीप धनखड़ जी क्या कह रहे हैं कि जजेस हु विल एक्ट एज दी सुपर पार्लियामेंट, और कहीं ना कहीं वो इन मामलों में इंटरवेन कर रहे हैं। और ये मामला था RN रवि जी को लेकर के, जो कि गवर्नर हैं वर्तमान में तमिलनाडु के अंदर, ये इसके अंदर बताया गया। अब ये जो मामला है वो कैसे निकल करके आता है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा, ठीक है, कि यहां पे एक मीटिंग थी, एक समिट थी, जहां पे ये रिप्रेजेंट थे, एज अ चीफ गेस्ट थे जगदीप धनखड़ जी, वाइस प्रेसिडेंट। ऑब्जेक्टेड टू दी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस जो इनके द्वारा दी गई है, which it the set the deadline for the president or governor to approve the bills, ये इसके अंदर मेंशन किया गया। और ये भी कहा गया कि धनखड़ साहब ये कह रहे हैं कि said that the courts cannot order the president, मतलब कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है, ये इसके अंदर बात की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। अब रूलिंग किस बात को लेकर के आई थी ये मैं आपको बता चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट होता है गवर्नमेंट पावर, गवर्नर्स के पावर को लेकर के, है ना। यहां पे ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आर्टिकल 142 जो कि स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट का, और इसी मामले का इस्तेमाल करते हुए और इसी को लेकर के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई ये आर्टिकल जो है ना वो कहीं ना कहीं आजकल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर पावर का, न्यूक्लियर मिसाइल का काम कर रहा है ये आर्टिकल, है ना 142, ये इसके अंदर कह करके इसको क्रिटिसाइज किया। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ क्वेश्चंस थे जो आर्टिकल 200 को लेकर थे, और ये एक पावर है गवर्नर की जिसका ही मिसयूज किया जा रहा था गवर्नर के द्वारा। इसी मामले में ये आर्टिकल जो था आर्टिकल 200, द पावर ऑफ गवर्नर, और गवर्नर के इस पावर को एक्सप्लेन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भैया एक काम करते हैं, हम आपको आपकी पावर को फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपकी क्या शक्तियां हैं, आपकी क्या पावर्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर आर्टिकल 200 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि यदि कोई बिल आपके पास आता है, ठीक है, व्हाट इज द आर्टिकल 200? इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू, यदि आपके पास कोई बिल आता है तो उसे आपको ग्रांट करना चाहिए। देखिए सेम टू सेम स्ट्रक्चर है जिस तरीके से यूनियन में है, यूनियन को डिफाइन किया गया है पार्ट 5 के अंदर, उसी तरीके से स्टेट्स को डिफाइन किया गया है पार्ट 6 के अंदर। यूनियन को डिफाइन किया गया भारत के संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक यूनियन को डिफाइन किया गया है, और अलग अलग एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं उन्हें अलग अलग आर्टिकल्स में डिफाइन किया गया, जिसमें आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, भारत का पहला नागरिक जो होगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा, जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा, या किसी बिल को कानून में तभी माना जाएगा, तब्दील किया जाएगा जब प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास किए गए किसी बिल को क्या कर दे, साइन कर दे, हस्ताक्षर कर दे, तो वो बिल क्या हो जाता है, कानून में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से जब बात राज्य की आती है, स्टेट्स की आती है, तो ये सारी पावर पार्ट 6 के अंदर डिफाइन की गई है। आर्टिकल 153 ये कहता है कि भाई एक राज्य या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, और यदि किसी स्टेट असेंबली के द्वारा यदि ये बिल को पास किया गया है और इसे कानून में कन्वर्ट करना है, तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद में ही वो बिल क्या बनेगा, कानून बनेगा। अब यही तो बिलों को रोका गया था गवर्नर के द्वारा, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट को अपने स्पेशल पावर एक्ट 142 का इस्तेमाल करते हुए यह कहा गया कि भाई गवर्नर जी आपकी आर्टिकल 200 में जो पावर है ना उसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्रांट और दी विथ होल्ड एसेंट टू अ बिल, आप किसी बिल को ज्यादा समय तक, ज्यादा अवधि के लिए रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट अ इलेक्टेड मेंबर, यू आर
अपॉइंटेड मेंबर, आप राष्ट्रपति जी के द्वारा अपॉइंटेड एक पर्सन है अंडर द आर्टिकल 153। लेकिन जो असेंबली के अंदर जो सरकार चला रही है, रूलिंग जो गवर्नमेंट आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि एम.के. स्टालिन जो है डीएमके पार्टी से आते हैं और इन्हें जनता के द्वारा इन्होंने इस बार रूलिंग करने का मौका दिया, तो अब जनता के वेलफेयर के लिए, जनता के हित के लिए सरकार को काम करना होता है, आपको काम नहीं करना होता है। यदि सरकार कोई बिल पास कर रही है तो उसे कानून बनाने में आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे सवाल आर.एन. रवि जी से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए थे। तो यही चीज को डिफाइन किया गया कि यदि कोई बिल आता है आपके पास तो उसे आपको ग्रांट करना पड़ेगा, एसेंट देना पड़ेगा, आप उसे लंबी अवधि तक के लिए रोक नहीं सकते हैं। रिजर्व द बिल ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए, यदि आपने कोई बिल यदि प्रेसिडेंट के पास पहुंचाया है तो प्रेसिडेंट के लिए भी यहां पे एक आ गया, क्योंकि ये बिल को ट्रांसफर किया जाता है आर्टिकल 201 के तहत। यदि गवर्नर कह रहा है कि यदि असेंबली के अंदर कोई बिल पास हुआ है और गवर्नर उसमें ये कह रहा है कि भाई इसको रिजर्व रखा जाएगा प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास में भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय होगा उस पे अपनी एसेंट देने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसी बात को लेकर के ही तो वाइस प्रेसिडेंट जी ने कहा कि भाई आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं ऐसे प्रेसिडेंट को। इसीलिए तो इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसीलिए तो इतनी बातें और इतनी वाद विवाद देश के अंदर चल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। और यहां पे जो बातें कही गई है कि रिटर्न द बिल एक्सेप्ट द मनी बिल, मनी बिल जो है वो पहले ही अप्रूव करा लिया जाता है, प्री अप्रूव्ड। यदि यूनियन की बात होगी तो प्रेसिडेंट से, और यदि स्टेट की बात होगी तो गवर्नर से प्री अप्रूव्ड होता है। इसीलिए इसको रिकंसिडरेशन के लिए आप नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि कोई कॉमन बिल है तो वो दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए यानी पुनर्विचार के लिए, यदि केंद्र की बात होगी तो पार्लियामेंट में, और यदि स्टेट की बात होगी तो असेंबली के अंदर वापस से पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। लेकिन यदि वापस से पुनर्विचार करके, रिकंसिडरेशन करके यदि आपके पास में बिल दोबारा से आया है तो आप उसे अब 3 महीने तक रोक नहीं सकते हैं। आपको 1 महीने के अंदर उसमें परमिशन क्या करनी होगी, ग्रांट करनी होगी, एसेंट देना होगा। देखिए यहां पे वही चीज लिखी गई है, मस्ट गिव एसेंट एंड कैन नॉट दी विथ होल्ड इट। इसे आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि रूलिंग के अंदर जो बातें कही गई थी वो यहां पे ये वो रूलिंग थी आर्टिकल 200 को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन की है। और इसमें कुछ अब अपनी नई जो है अप्रूवल लिस्ट जो है वो टाइमलाइन जो है इसके अंदर बना रखी है कि भाई अब आपके पास में यदि कोई बिल आता है तो 1 महीने के अंदर आपको अप्रूवल देना होगा। यदि आप प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखते हैं तो भी उसके लिए 3 महीने का समय है ना। या फिर आप किसी बिल को वापस से असेंबली के अंदर पहुंचाते हैं रिकंसिडरेशन के लिए तो आपके पास में 3 महीने का समय है। लेकिन यदि रिकंसिडरेशन होकर के वापस से आपके पास में आता है तो 1 महीने के अंदर आपको उसको ग्रांट करना होगा। आप उसे रोक नहीं सकते हैं और ना ही आप उसे टाल सकते हैं। ये आपकी कुछ टाइमलाइन है अंडर द आर्टिकल 200 जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन की गई। और साथ में गवर्नर को ध्यान में रखते हुए यहां पे प्रेसिडेंट की भी पावर का यहां पे बताया गया कि भाई आपको भी 3 महीने में ही अप्रूवल देना होगा। मामला क्लियर हो गया? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए कुछ सवाल जो हैं जो आपसे बन सकते हैं वो गवर्नर से यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गवर्नर के ऊपर ये सवाल उठते हैं। तो गवर्नर से रिलेटेड आपके क्या सवाल बन सकते हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 153 जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहां पे गवर्नर जो है वो हर एक राज्य के अंदर अपॉइंट हो सकता है 1%। लेकिन यहां पे जब ऐसी रिक्वायरमेंट आए तो वहां पे क्या कर सकती है सरकार, किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक गवर्नर को क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। लेकिन सवाल जो बनेगा कि भाई गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, तो गवर्नर को अपॉइंट करने का काम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। और कहते हैं कि गवर्नर का जो टेन्योर होता है वैसे तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत तक काम करता है। जो यहां पे बोला गया है कि भाई प्रेसिडेंट की जब तक इच्छा होगी तब तक वो क्या करेगा, इसके अंदर काम करेगा। ठीक है, जो इसके अंदर
बातें बताई जाती हैं। ठीक है, देखिए यहां पे वही चीज लिखी गई है जो मैंने अभी आपको कही है। द गवर्नर हैज अ 5-year tenure, ही कैन रिमेन इन द ऑफिस ओनली अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी, जब तक प्रसाद मिलेगा, तब तक आप क्या रहेंगे, गवर्नर रहेंगे, ये इसके अंदर बोला गया है। देखिए आगे बात करते हैं गवर्नर के पास और क्या है शक्तियां हैं। तो गवर्नर जो है वो सीएम को अपॉइंट करता है और सीएम की ही एडवाइस पर क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिक्रूट करने का काम। बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसीजर जो यूनियन के अंदर प्रेसिडेंट के पास में पावर है, उसी तरीके से स्टेट के पास, स्टेट के अंदर गवर्नर के पास आपको देखने को मिलती हैं। वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर यदि बात करें तो आर्टिकल 157 एंड 158 स्पेसिफाई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर्स को यहां पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, और एक और चीज, गवर्नर जो है एक तरीके से कड़ी का काम करता है, ज्वाइंट का काम करता है सेंटर गवर्नमेंट है ना और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और सारी चीजों को मेंटेन रखने का काम करता है। पावर टू ग्रांट एंड पार्डन्स एंड रिप्रीव्स एटसेट्रा आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर के पास में ये पावर आपको देखने को मिलेगी। There is a council of minister with the CM at the head of to add the advise the governor in the exercise है ना of his functions except the some conditions जो यहाँ पे आर्टिकल 163 के अंदर मेंशन की गई है। The governor appoints the chief minister and the ministers under the article 164। मतलब ये कुछ पावर्स हैं जो गवर्नर के कंट्रोल में आती हैं पार्ट 6 के अंदर, और ये डिफाइन की गई है आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक पार्ट 6 आपको मिलता है, जिसमें गवर्नर जो है वो आर्टिकल 153 के अंदर आपको मिलेगा। अब यहां पे और भी एलिजिबिलिटी की यदि मैं बात करूं कि गवर्नर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो पहला वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। मिनिमम उम्र सीमा जो है, एज क्राइटेरिया की बात करें तो 35 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर की यदि बात करें तो तीनों के लिए 35 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए, ये इसके अंदर मेंशन किया गया है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, टेन्योर 5 साल का होता है, लेकिन मे बी द टर्मिनेटेड बाय द डिसमिसल ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल दी 156 क्लॉज 1, या फिर गवर्नर की यदि इच्छा है तो वो रिजाइन भी कर सकता है, रेजिग्नेशन दे सकता है अंडर द आर्टिकल 156 क्लॉज 2 के तहत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, और क्या मैटर था वो मैंने आपको डिफाइन किया है इसके अंदर। क्लियर है? तो ये चीजें आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इस साथ में हम बढ़ते हैं आगे, और उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को ठीक लगा हो। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।